हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का 50 गो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, सटकी डोज क्या है। सटकी डोज क्या है तो देखिए इस डोज में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को सटकी दोष कहा जाता है। देखिए सटकी दोष में होता है ना, जो अव्ययी कण होते हैं ना अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को सटकी दोष बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ना, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है, इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। देखिए फ्रैंकल दोष में होता है ना, जो अव्ययी कण होते हैं ना अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान यानी खाली स्थान में चल जाते हैं, तो इसी को फ्रैंकल दोष बोला जाता है। देखिए सटकी दोष में क्या होता है, तो जो अव्ययी कण होते हैं अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, और फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो अव्ययी कण होते हैं ना वो अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं यानी खाली स्थान में चल जाते हैं, तो इसको फ्रैंकल दोष बोला जाता है। और सटकी दोष में क्या होता है, अपने स्थान से गायब हो जाता है, इसी को सटकी दोष बोला जाता है। और फ्रैंकल दोष में होता है अव्ययी कण होते हैं ना अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, तो इसको फ्रैंकल दोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के 2 अयस्क लिखे। कॉपर के 2 अयस्क लिखे तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कॉपर पाइराइट्स, जिसका सूत्र होता है CuFeS2 CuFeS2। दूसरा आप लोग लिखिएगा क्यूपराइट, दूसरा क्या लिखिएगा क्यूपराइट, जिसका सूत्र होता है Cu2O। क्यूपराइट का सूत्र क्या होता है Cu2O। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल क्या है, देखिए वैसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। देखिए अमीनो अम्ल में क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित रहेगा, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल का मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह उपस्थित होना चाहिए, उसी को हम लोग अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, तो किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। तो देखिए वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा NaCl, KCl, सोना, चांदी, हीरा, ये सब का होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी रवादार ठोस होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर एग्जाम में अक्रिस्टलीय ठोस पूछ दे या बेरवादार ठोस पूछ दे तो दोनों का परिभाषा सेम होगा। तो देखिए वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, उसे
अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब का होते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में कांच रहेगा, रबर रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, ग्लास रहेगा, तो ये सब का होते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका 4 गो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है। क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इसे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। देखिए, क्रिस्टल जालक होते हैं ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं ना, तो इसे जो दोष उत्पन्न होता है इसी को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष का मतलब हुआ कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाएंगे और इससे जो दोष उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या क्या है। किसी क्रिस्टल में किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट कोणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए, कोई क्रिस्टल हो गया, जैसे क्रिस्टल हो गया, इसमें ना किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट जो कोण की संख्या होता है ना, उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। समन्वय संख्या का मतलब हुआ किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट कोणों की संख्या को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो इसको अभी हम बताएं, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं तो वे अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। मतलब कि यह शरीर में संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन है ना, वह HCl में घुलनशील होता है क्यों। तो देखिए, एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है तो क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl क्या होता है तो अम्ल होता है। तो यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। सॉल्ट को हिंदी में लवण बोला जाता है। तो एनिलीन का होता है क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोहा के 2 अयस्क लिखे। तो देखिए, लोहा के निम्नलिखित अयस्क होते हैं। पहला अयस्क आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट, जिसका सूत्र का होता है तो Fe2O3। दूसरा आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। आप लोग इसको याद रखिएगा, मैग्नेटाइट का Fe3O4। देखिए, लोहा के 2 अयस्क आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम, विलोम का मतलब हुआ उल्टा। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा है, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
आरएनए एवं डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। तो जब भी आप लोग के एग्जाम में अंतर लिखना होगा ना, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप लोग लिखिएगा। एक बगल आरएनए और दूसरा बगल डीएनए। आरएनए में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है? तो एक कुंडलित होता है। और डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? तो द्विकुंडलित होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो औरुस सूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो औरुस सूत्र में पाया जाता है। तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। आरएनए किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखे। ड्रॉ रागी और ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग एक बगल लिखिएगा ड्रॉ रागी, दूसरा बगल लिखिएगा ड्रॉ बिरागी। देखिए, ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक बोला जाता है और ड्रॉ बिरागी को लायोफोबिक बोला जाता है। तो इंग्लिश में आप लोग इसको याद रखिएगा, लायोफिलिक ड्रॉ रागी को और लायोफोबिक ड्रॉ बिरागी को। देखिए, पहला अंतर लिखिएगा, इसमें बड़े बड़े औरू कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ रागी में क्या होता है? तो जो बड़े बड़े औरू होते हैं ना, वह कण के रूप में होते हैं। और इसमें क्या होता है? छोटे छोटे औरू कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ बिरागी में क्या होता है? छोटे छोटे औरू कण के रूप में होते हैं। दूसरा अंतर लिखिएगा ना, यह अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी क्या होता है? तो अधिक अस्थायी होता है। और ड्रॉ बिरागी क्या होता है? कम अस्थायी होता है। ड्रॉ बिरागी क्या होता है? तो कम अस्थायी होता है। तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, इसमें आवेश की मात्रा शून्य यानी जीरो होती है। देखिए, ड्रॉ रागी में जो आवेश की मात्रा होती है वह शून्य यानी जीरो होती है। और इसमें आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। आवेश की मात्रा क्या होती है? तो प्लस और माइनस होती है। अगला क्वेश्चन है ना, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होता है। देखिए, ताप जितना अधिक रहेगा ना, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। देखिए, 10 डिग्री ताप बढ़ाया जाता है ना, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वह दुगुना काम करने लगता है। तो ताप जितना अधिक रहेगा, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? तो दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोलरता से आप क्या समझते हैं? मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो आप लोग इसका परिभाषा याद रखिएगा। देखिए, ऊपर मोलरता है, तो मोलरता का परिभाषा हुआ 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हुआ मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोलरता से आप क्या समझते हैं? ऊपर वाला में ना मोलरता था और नीचे वाला में मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, 1 केजी यानी किलोग्राम, केजी को क्या बोला जाता है? किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हुआ मोल प्रति केजी। देखिए, मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल प्रति केजी होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा, मोल प्रति केजी होता है। और मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। तो देखिए, दोनों में अगर अंतर पूछेगा ना, तो दोनों का आप लोग परिभाषा और दोनों का एसआई मात्रक लिखिएगा, तो आप लोग का 5 नंबर गारंटी है कि मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोल प्रभाज से क्या समझते हैं? मोल प्रभाज से क्या समझते हैं? किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए, मोल प्रभाज किसे कहा जाता है? तो किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उप सह संयोजक संख्या क्या है? उप सह संयोजक संख्या क्या है? किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की जो संख्या होती है ना, उसी को उप सह संयोजक संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
संख्यक गुणधर्म क्या है? संख्यक गुणधर्म क्या है? किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे संख्यक गुणधर्म कहते हैं। देखिए, किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को संख्यक गुणधर्म कहा जाता है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि जो उसका गुण होता है ना, वह सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, इसी को संख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पराशर से क्या समझते हैं? पराशर से क्या समझते हैं? तो देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा टॉनू बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित यानी चला जाता है, उसी को पराशर कहा जाता है। पराशर का मतलब हुआ प्रसारित। तो देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा टॉनू बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित हो जाता है, उसी को पराशर कहा जाता है। देखिए, पराशर का मतलब क्या हुआ? प्रसारित, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके सांद्र बिलियन में क्या हो जाता है? तो प्रसारित हो जाता है, इसी को पराशर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर दाब किसे कहते हैं? तो देखिए, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। देखिए, पराशर की जो क्रिया होती है ना, उसको रोकने के लिए बिलियन पर हम लोग जितना दाब को आरोपित करते हैं, उसी को पराशर दाब कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर जितना नो दाब आरोपित किया जाता है, उसी को पराशर दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? तो हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीमाग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। हीमाग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखना है। देखिए, हीमाग्लोबिन में कौन धातु उपस्थित रहता है, उसका नाम लिखना है। तो देखिए, हीमाग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। कौन धातु उपस्थित रहता है? तो लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। हीमाग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? लोहा धातु उपस्थित रहता है। और यह किस चीज से बने होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति क्या है? जब कोलाइडी बिलियन का निरीक्षण किया जाता है, तो कोलाइडी को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करती है, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी बिलियन का निरीक्षण किया जाता है, तो कोलाइडी जो कण होते हैं टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी बिलियन का निरीक्षण किया जाता है, तो जो कोलाइडी कण होते हैं वह टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। तो इस वीडियो में टोटल आप लोग का ना केमिस्ट्री का लगभग 30 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, और आप लोग का टोटल 120 को क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लोग रिपीट देखिएगा, और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक दे रहे हैं, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।